दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना लिया है। आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए। अगर आपने वो नहीं देख लिया, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की वीडियो में हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक से इसको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और मतलब फिर इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। तो मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसा कि हमने जो फर्स्ट पार्ट हमारे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कॉन्सेप्ट जो लास्ट समझाया था वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। उसको मैंने अच्छी तरह समझाया था और उसके बेस पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आई होप कि वो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ठीक है, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट का क्या रोल रहा था इस कंट्रीब्यूशन में। तो देखिए, अब जैसे कि हम अब की बात करें तो अब हमको सारी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है सोलर हमारे यूनिवर्स के बारे में हमको सब पता है कि एक सन होता है और बाकी वो 8 प्लैनेट्स होते हैं और उससे ज़्यादा, और जो मून होता है वो हमारे अर्थ के रिवॉल्व करता है और हम वो जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब हमको ये सारी चीज़ें पता हैं, मतलब यूनिवर्स में अपनी जो पड़ोसी जो वो गैलेक्सी हैं उनके बारे में भी हमको सब कुछ पता है। बट जो ये साइंटिस्ट थे, मतलब जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, अगर मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूँ कि आप जितनी भी ये सारी इंफॉर्मेशन बताइए ना, आप इस सब को भूल जाओ, तो ठीक है। और अब जब आप इनको मतलब आप बिल्कुल नहीं जानते कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बन जाएगा। इन चीज़ों को ये जो चीज़ें हैं इनको डिस्कवर करना, इनके बारे में फिर थ्योरी देना। बट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपना दिमाग लगाकर इतनी सारी चीज़ों को, जिन्होंने ये डिस्कवरीज की हैं, उनको इन्होंने डिस्कवर किया और फिर इनके ऊपर थ्योरी बनाई। तो ठीक है, अभी हम उन्हीं साइंटिस्ट को पढ़ेंगे जिसने मतलब रोल दिया था अपना। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थे हमारे टोलेमी। तो ठीक है, इन्होंने पहली थ्योरी दी थी, वो किस पर दी थी? साइंटिस्ट। देखिए, इन्हें 140 एडी में इन्होंने 140 एडी में जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था? इन्होंने इसमें बताया था कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, इन्होंने ये दिया था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो मतलब सन की तरफ सन करता है रिवॉल्व, जो अर्थ के जो रिवॉल्व करता है वो सन करता है। मतलब इन्होंने दी थी जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, इन्होंने तो ये दी थी। तो ठीक है, अब इनकी क्या थी, जो कि मतलब जो सन होता है वो रिवॉल्व करता है। बट आगे चल के जो इनकी थ्योरी थी ना वो गलत मानी गई। अब इनके बाद देखिए कौन आए, इनके बाद आए थे न्यूक्लियस कॉरेनियस। इनके बाद ये आए थे इन 1543 एडी में, ये भी एडी में आए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था, जो ये टोलेमी था ना, इनकी जो गलत वो थी, जो इन्होंने ये दी थी थ्योरी दी थी, ये इनकी गलत साबित की गई। इन्होंने बताया था कि इन्होंने जो डिस्कवरी की थी ये थ्योरी, ये थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो सन होता है, एक बीच में सन होता है और फिर सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने तो ये थ्योरी दी थी। तो ठीक है, देखिए, इन्होंने दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जो अर्थ है वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ सारे रिवॉल्व करते हैं। बट ये उनकी गलत मानी गई। ये थी हमारी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो सन बीच में होता है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इन्होंने तो ये थ्योरी बताई थी। अब इनकी भी गलत थ्योरी मानी गई थी। अब इनकी कैसे गलत थ्योरी थी, चलिए अब वो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब उनकी थ्योरी क्यों गलत थी। अब नेक्स्ट जो हमारे ये आते हैं साइंटिस्ट, देखिए
ये आए थे टाइको ब्राही, 1588। इन्होंने क्या बोला था कि ये जो सन है और ये अर्थ है ये बीच में नहीं होते। इन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी दी थी, ठीक है। वो अलग थ्योरी क्या थी? इन्होंने बोला था कि जो मून होता है ना वो होता है बीच में, ये सन या फिर ये अर्थ ये नहीं होते बीच में, जो ये मून होता है ये होता है बीच में। मतलब इन्होंने एक अलग हटके सबसे अलग एक थ्योरी बनाई, जो जिनका नाम दिया था इन्हें टाइकोनिक सिस्टम, ठीक है। उस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया था ये टाइकोनिक सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही गलत थी। कहाँ ये अर्थ या फिर मून थे ये थोड़े सिमिलर थे, बट इन्होंने सॉरी वो अर्थ और सन ये सिमिलर थे, बट इन्होंने मून को बीच में कर दिया, ये तो फिर बिल्कुल ही गलत था। तो इनकी तो ये थ्योरी गलत गई। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे गैलीलियो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था इन 69 इन्होंने जो ये थे ना हमारे निकोलस, जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने जो बोला था वो बोला था कि जो सन बीच में सेंटर में सन होता है और उसके चारों तरफ जितने भी प्लेनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला था। और ये जो हमारे आए थे गैलीलियो, इन्होंने बोला था कि जो ये है ना ये जो न्यूक्लियस इनकी जो थ्योरी थी वो सही थी। इन्होंने इस जो निकोलस थे इनकी थ्योरी तो थी ना उनको सपोर्ट किया इन्होंने बोला कि यही सही है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैंने एक टेलीस्कोप बनाया है, मैंने मतलब एक डिवाइस बनाया जिससे कि हम देख सकते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, तो उन्होंने ये निकोलस की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया कि सन बीच में होता है, सेंटर में सन होता है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने उनको सपोर्ट किया। और देखिए अब ये निकोलस थे, इन्होंने कितनी मतलब ईयर्स पहले की ये बना दी थी थ्योरी, बट उनकी गलत मानी गई। अब ये पहले इन्होंने सही डिस्कवरी की थी तब भी इनकी गलत मानी गई। अब ये दोबारा जब आए तो इनकी मतलब जो थ्योरी थी वो बिल्कुल ही सही थी। अब ये पहले ही हम सोच लेते कि जो ये निकोलस है इनकी जो थ्योरी थी वो सही थी तो कितना बेनिफिट होता हमको, बट 1969 में हमको पता पड़ा कि ये थ्योरी थी ना जो हीलियोसेंट्रिक, हीलियो का मतलब होता है सन, सेंट्रिक का मतलब बीच में, और ये बताई थी इन्होंने। तो ये जो पहले बता देते मतलब पहले पता पड़ जाता तो और ये अच्छा होता, ठीक है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ना ये आपको NCERT में सारे इजीली मिल जाएंगे, तो आप इनको जरूर पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये तो आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारे केपलर, उन्होंने क्या किया था। तो देखिए अब तो हमने पढ़ लिए कि मतलब सेंटर में जो सन होता है इसके चारों तरफ मतलब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट थे अब इन्होंने मतलब अब जो सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कवर करके कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद उन्होंने जो प्लैनेट होते हैं ना उनके बारे में या फिर उनके मोशन में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इसके लिए हम ये जो केपलर थे ना, केपलर्स ये आए थे, इन्होंने जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं ना उनके लॉ दिए, ठीक है। मतलब प्लैनेट के ऊपर इन्होंने लॉ बनाई, उनकी मोशन के ऊपर इन्होंने लॉ बनाए, ठीक है। अब इन्होंने ये 3 लॉ बनाए, देखिए ही स्टेटेड 3 लॉज व्हिच गवर्न द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। मतलब जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स वर्क करते हैं उनके मोशन के बारे में, उन प्लैनेट्स के बारे में जो ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इनकी ये थ्योरी थी ना, इन्होंने उसमें 3 लॉ रखे थे। अब वो 3 लॉ क्या थे, चलिए अब वो हम आगे पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम जब पहले लॉ की बात करते हैं कि जो केपलर थे उनका जो पहला लॉ क्या था, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये 2 शेप होती है उनके बारे में बता देती हूँ, तभी आपको जो फर्स्ट लॉ है केपलर का वो समझ में आएगा, ठीक है। ये जो है ना ये फर्स्ट फिगर है, ये तो आप सब जानते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल के पास एक ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट ये जो होता है और ये सर्कमफेरेंस होता है ना सर्कल का, ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, ठीक है। ये तो हम सबको पता है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं वो सेम होती है। अब ठीक है, अब इसको तुम यहाँ से मेजर करो या यहाँ से, अगर आप इसको कहीं से भी मेजर करोगे तो सेम डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये जो सर्कल है इसके बीच में एक फोकस पॉइंट है,
उसके जो सरकमफेरेंस और फोकस के पॉइंट पे जितनी भी डिस्टेंस होगी वो फिक्स्ड होगी, मतलब वो एकदम जो डिस्टेंस होगी वो मेजर में एकदम फिक्स आएगी, ठीक है। इसको तो कहते हैं सर्कल। और एक होता है हमारा एथिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो एथिक्स होता है ना हमारा, इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, मतलब 2 फोकस होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फोकस है, देखिए, ठीक है। एक सिंगुलर में तो हम फोकस कहते हैं, अब जब हमारे प्लूरल होते हैं ना तो हम इसको फोकाई बोलते हैं, ठीक है, हम इसको फोकाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो होता है ना एथिक्स, इसका शेप कैसा होता है, जो सर्कल होता है आप इसको अगर ऐसे चौड़ा दोगे, मतलब दोनों साइड से पकड़ के, तो कुछ ऐसा ओवल शेप में आएगा, ठीक है। अब जब हम छोटी क्लासेस में थे तो तब इसको हम ओवल शेप बोलते थे, बट अब हम बड़ी में आ गए तो हम इसको बोलेंगे एथिक्स, ठीक है। ये तो थोड़ा ओवल शेप में होता है, ठीक है। इसके बाद 2 सेंटर पॉइंट होते हैं, तो वो 2 फोकस होते हैं, हम उनको फोकस नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम उसको बोलेंगे फोकाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। एक सर्कल ऐसा शेप का होता है। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एथिक्स होता है उसका शेप कैसा होता है। अब आपको अगर ये समझ आ गया तो आप जो फर्स्ट लॉ है उसको भी आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, अब हम समझते हैं जो कि उन्होंने क्या स्टेट दिया था, उनकी क्या मतलब डिमांड, वो जो उन्होंने बोला था फर्स्ट लॉ में। देखिए, दी प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन विद द सेम the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit। अरे इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होता है ना एथिक्स, जो ये शेप होती है, इसके पास 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस, एक ये फोकस। ये तो आपको क्लियर है कि एक फोकस होता है, इसके पास 2 फोकाई होते हैं, फोकाई हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। इसके अराउंड जो ये होता है ना प्लेनेट, ये होता है हमारा सन। ये जो 2 फोकाई होते हैं ना, इसमें से कोई मतलब ये सन मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, तो इसमें से ये भी सन हो सकता है, ये भी सन हो सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है कि ये भी सन हो सकता है। अब इसके अराउंड जो ये हमारा प्लेनेट होता है ना वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें हमारा ये जो होता है। अब देखिए, आपने जो देखा था उसमें कि जो उन्होंने बताया था कि सन एक सेंटर में होता है, ठीक है, सन ऐसे सेंटर में होता है, और बिल्कुल ऐसे करके उसके चारों तरफ जो प्लेनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, ऐसे बिल्कुल राउंड शेप में, ठीक है, ऐसे बताया था उन्होंने। जो हेपोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने जो बताया था वो बिल्कुल राउंड बताया था शेप में, कि बीच में सर्कल सन होता है, उसके चारों तरफ मतलब बिल्कुल एक सर्कल शेप में उन्होंने बताया था, बट ये गलत है। उन्होंने ये जो होता है ना, ये इलिप्टिकल थोड़ी ऑर्बिट होती है, मतलब जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, उस शेप में ये होता है, और इसके चारों तरफ मतलब बस 2 फोकाई होते हैं, ठीक है। उसमें से कोई भी एक सन हो सकता है, और ये जो इस ऑर्बिट होती है ना, ये इस पर जो ये राउंड करता है वो होता है हमारा प्लेनेट। तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कोई भी हार्ड कोई था नहीं, मतलब एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब ईजी था, कोई भी हार्ड नहीं था। अगर ये आपको ईजी लगा है तो अब हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं केपलर के सेकंड लॉ पर। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो केपलर का सेकंड लॉ था, ठीक है। अब सेकंड लॉ जानने से पहले देखिए, मैं आपको एक फिगर के द्वारा ये समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि ये जो इलिप्टिकल शेप होती है, जो केपलर ने बताया था कि इलिप्टिकल शेप होती है ना, उसके ये जो प्लेनेट होते हैं ना, वहाँ पे ये 2 फोकाई होते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक सन होता है, एक फोकस पर होता है, वो सन होता है, और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है उस पर ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि मेरा जो प्लैनेट था वो इस एक्स पॉइंट पर था, ठीक है। अब जो मेरा वो प्लैनेट था वो था एक्स पॉइंट पर, ठीक है। अब वो धीरे धीरे चलती गया। अब देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, जो ये मेरा जो प्लैनेट है ना वो 6 मीटर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और वो भी 12 सेकेंड, ठीक है। वो 12 सेकेंड में मतलब जो 6 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। अभी ये इतना समझिए, ठीक है। अब वो 6 कवर कर रहा है 12 सेकेंड में, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
अब ये अब x पर था, अब वो y पर गया, ठीक है, उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया कि अब देखिए मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर x था, अब मैंने सन, ये जो सन था, अब इससे एक यहाँ पर ऐसे मतलब लाइन खींच दी, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दी मैंने। अब ये जैसे ही y पर गया, जैसे ही एक पॉइंट था y, उस पर ये गया, और फिर मैंने वहां पर ये जो ये थी ये कर दी, ठीक है। अब ये प्लेनेट तो अब भी मोशन में है, ठीक है, अब ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये x और y की हमने यहाँ पर लाइन खींच ली, ठीक है। अब ये हमको इतना एरिया पता पड़ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा प्लेनेट था वो तो अब भी मोशन में था, ठीक है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है। अब वो यहाँ पर आया, अब वो आया पॉइंट ए पर, अब वो किस पर आया, पॉइंट ए पर, तो ठीक है। अब वो पॉइंट ए पर आया, फिर वो चलते चलते प्लेनेट तो मोशन में है ही, तो वो पॉइंट बी पर आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक और लाइन खींच दी, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया, अब मैंने वहाँ पर इतनी लाइन खींच दी। अब देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो एरिया है ये इसने गेन किया है, तो ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम एरिया गेन, ठीक है, इजिकल्स टू, मैंने ये यहाँ पर ये ग्रीन कलर हो रहा है, ये समझिए, ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पर मैंने बिग जी बना दिया, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो एरिया है और ये एरिया है ये दोनों सेम है। अब आप बताइए कि ये दोनों जो एरिया है वो सेम है कि नहीं। अब कुछ तो बोलेंगे कि ये जो ग्रीन वाला है ये बड़ा है, और ये वाला जो ये है ना ग्रीन जो किया उसने ये छोटा है, बट कुछ बोलेंगे कि ये जो मतलब पास में तो ये वो छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, मतलब दोनों सेम है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये समझिए बात। अब यहाँ पर इसने ये जो इतना मतलब हमने जब ग्रेविटी जो वो पढ़ा था ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो होता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। देखिए अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये समझिए ये जो है हमारी ये मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कुछ लोहे की चीज़ है, ठीक है। अब जब हम उनको दूर डिस्टेंस पर रख देंगे, यहाँ पर मेरी मैग्नेट है, यहाँ पर मेरी नील है, मतलब वो लोहे की नील है, ठीक है। अब इनके जब बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो अट्रैक्शन में होगा ना फोर्स का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वो दूर है तो अब उनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएगा कम। अगर मैंने इनको यहाँ पर ये मैग्नेट है, यहीं पर ये नील है, अब मैं इनको पास पास रख दूँ तो अब ये जो नील है वो एक झटके से मतलब बहुत तेज़ी से आएगी, बहुत तेज़ी से वो मैग्नेट से चिपक जाएगी, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो हो जाएगा ज़्यादा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर है, जब मेरा सन यहाँ पर था, ठीक है, और प्लेनेट यहाँ पर था मेरा, तो इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो गई कम, वो क्या हो गई इनके बीच में कम। तो अब ये धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे चल रहा है, इसकी स्पीड से अब ये धीरे धीरे चल रहा है। अब ये जैसे ही यहाँ गया, अब ये क्या आ गया, इस सन के पास आ गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो हो गई ज़्यादा, तो ठीक है। अब ये यहाँ पर आया तो ये बहुत तेज़ी से गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि ये इतनी स्पीड, इतने टाइम मतलब 12 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर, और इतना ही इसने यहाँ पर किया है, तो तब तो आप कहोगे कि ये दोनों जो डिस्टेंस कवर किए ये सेम है, ठीक है। अगर मैं इसका जो टाइम है वो मतलब चेंज कर दूँ कि वो 10 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मतलब 5 सेकेंड में आ गया, 4 सेकेंड में आ गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों टाइम चेंज हो जाएंगे, तब आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो ज़्यादा है और ये है जो कम है, क्योंकि इन दोनों के जो मतलब ये कांस्टेंट थे, दोनों के लिए कांस्टेंट थे, तो ये सेम थे। अब ये जैसे मतलब डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर जो एरिया उसका भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ठीक है। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो जो गेन है और जो ग्रीन है ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। अब हम ये कह सकते हैं, और देखिए इस फिगर के द्वारा आपको सेकेंड लॉ मतलब इतना तो समझ आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं जो केपलर ने क्या बोला था, तो ठीक है। अब हम आते हैं जो उन्होंने क्या बोला था केपलर ने, तो ठीक है। देखिए
A planet move fast when it is close to sun and move slowly when further from the sun. मतलब कोई भी प्लेनेट जब सन के पास आता है तो वो तेजी से मतलब रिवॉल्व करता है, मूव करता है, और वो जब सन से दूर जाता है तो वो मतलब बहुत ही मतलब स्लोली रिवॉल्व करता है, ठीक है। Each planet revolve around the sun, then the line joining to the planet. मतलब एक जो ऑर्बिट होती है प्लैनेट्स की, उसके अराउंड जो प्लैनेट होता है वो मूव करता है, मतलब सन के चारों तरफ उस ऑर्बिट पर वो मूव करता है, ठीक है। वो जॉइंट जो होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, और वो एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में भी कवर करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले जो फिगर था उसमें ही बताया था, ठीक है। अब देखिए यही है बिल्कुल सेकेंड लॉ, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये जो सन सेंटर में होता है, ठीक है, देखिए जैसे ये सन सेंटर में होता है, अगर इसकी ये जो सर्कल होता, ठीक है, और देखिए एक ये है जो इलिप्टिकल है, ठीक है। अब देखिए अब अगर इसके जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब जिस पे जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, अगर वो सर्कल में होते ऑर्बिट, तो क्या किसी भी मतलब पॉइंट पर वो जो उसकी स्पीड है प्लैनेट की वो घटती या बढ़ती, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर ही मूव करती, ना ही कहीं पर घटती ना ही कहीं पर बढ़ती, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ से अगर आप सर्कल में कहीं से भी अगर मतलब एक सेंटर पॉइंट में से सर्कमफेरेंस तक आप कहीं से भी कुछ भी मेजर करेंगे तो मतलब वो एक फिक्स्ड मतलब एक यूनिट आएगी, ठीक है, एक फिक्स्ड स्पीड आएगी। बट जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें मतलब ऐसे होता है, यहाँ पर ये दूर होती है, यहाँ पर ये पास होती है, तो इसी की वजह से जो हमारी प्लैनेट्स की जो मतलब जो मोशन होता है वही वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अगर बिल्कुल सर्कल होती तो उससे ना ही हमारा जो टाइम है वो घटता, ना ही हमारा जो टाइम है वो बढ़ता, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। आई होप कि ये सेकेंड लॉ ऑफ कैपिटल था ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो कि थर्ड कैपिटल लॉ ऑफ। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट थर्ड लॉ ऑफ कैपिटल। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए अब जो ये हमने जो फर्स्ट और सेकंड पढ़े थे वो तो बहुत इजी थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. अब देखिए जैसे कि ये सन है, ठीक है, अब देखिए ये इसमें मतलब ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है ये, ठीक है। अब इसमें मतलब ये प्लेनेट है, तो ये कह रहा है कि ये जो देखिए यहाँ पे ये मतलब आर यहाँ पे ये क्यू है, आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेनेट है और यहाँ पे ये सन है, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसका जब हमें ये आर ये क्यू है, ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस होगी आर क्यू वो किसके बराबर होगी, मतलब टाइम टेकन पर। यहाँ पर लिख रहा है स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड दिस सन, मतलब वो जो अराउंड मतलब जो वो सन के अराउंड घूमता है उस जो टाइम होगा उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो भी डिस्टेंस है उसके क्यूब के बराबर। मैंने क्या बोला, मतलब जैसे ए पॉइंट टू बी पॉइंट कोई मतलब चीज़ इतनी दूर है, उसकी जो डिस्टेंस है उसकी क्यूब कर दें हम, उसका मतलब क्यूब कर दें। जैसे कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस थी वो ली हमने आर, ठीक है। आर का जब हम क्यू कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आर किसके बराबर होगा, मतलब ये सन है, इसके चारों तरफ ये प्लेनेट जब मूव करता है उस जितना वो टाइम लेता है उस टाइम को अगर हम स्क्वायर कर दें उसके बराबर यहाँ पे लिख रहा है, मतलब जितने भी डिस्टेंस होता है उसका क्यू और जितना भी टाइम लेता है उसका स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इन दोनों के, ठीक है। अभी ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट की, और देखिए ये यहाँ चले जाएगा डिवाइडमेंट, यहाँ पर ये डिवाइडमेंट और कांस्टेंट इधर ले जाएगा, तो ठीक है। ये भी बहुत इजी है, मतलब बस इसका क्यू और जो टाइम था उसका स्क्वायर, उसको हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो अब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ केपलर पढ़ लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों लॉ मतलब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।
मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अगर अभी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, अभी तक तो हमने जो केपलर के थ्री लॉ थे वो पढ़े। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है। अब हम ये किसी की भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिरा रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको गिरा रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको थ्रो करते हैं तो हम अपना एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, इससे मतलब उसकी जो स्पीड है वो हाई हो जाती है। तो अभी हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, बस ये जो चीज़ है ना हम इसको कर रहे हैं ड्रॉप, ठीक है। और नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। अब आप इससे ये समझिए कि इसमें अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जिसको मतलब अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और दूसरा इसमें मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें हम फ्री फॉल भी पढ़ेंगे। वो तो हमने मोशन जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था, पर हम उसमें इतने डिटेल से नहीं गए थे। बट अब इस चैप्टर में हम उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो देखिए फ्री फॉल की मतलब नींद तो इसकी ईजी है समझने के लिए, और समझने में भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए ऐसे समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिरा रहे हैं तो इसमें टू टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो जो अर्थ खींच रही है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये सरफेस है, ग्राउंड है। अब इस पे ये जो अर्थ है, ये मतलब अर्थ अपनी तरफ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। मतलब जिसमें मतलब अर्थ इन्फ्लुएंस हो जाती है, अर्थ जो मतलब वो जुड़ जाती है उसमें, जो अपनी ग्राउंड की तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ये तो हम सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक और फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे, मतलब